everyone, this is Saloni Pandey, your sociology educator, and I welcome you all to your favorite channel Magnet Brains, जहां पर आपको मिलती है 100% free and quality education without any paid subscription. So students, in our today's lecture we are going to do the most important questions part 1 of your class 12th sociology chapter, the market as a social institution, and in our today's lecture we are going to do the MIQs. So I hope so कि ये चैप्टर आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा. हमने इसका डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं. साथ ही साथ हमने हमारे लास्ट लेक्चर में इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए थे. आई होप सो आपने वो भी कंप्लीट कर लिए होंगे. तो अब देखते हैं कि इस चैप्टर से कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं और उनको आंसर करने की कोशिश करते हैं. आंसर राइटिंग पैटर्न आप सभी आई होप सो कि अब समझ चुके होंगे इतने लेक्चर्स के बाद में कि इन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस we have to answer for 30 words and for 2 marks. मतलब आपके एग्जामिनेशन में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं जो कि 2 मार्क्स के होते हैं और इन्हें आपको आंसर करना होता है 30 वर्ड्स में. क्लियर? कितने वर्ड्स में आंसर करना होता है? 30 वर्ड्स में. तो यहाँ पर बेसिकली हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है हम वैसे ही उसको डायरेक्टली आंसर करते हैं, ना उससे ज्यादा लिखते हैं और ना ही उससे कम लिखते हैं. एग्जाम्पल वगैरह लगे तो बना दो, मतलब दे दो, फ्लो चार्ट वगैरह लगे तो बना दो, बहुत छोटी सी, लेकिन वर्ड लिमिट को एक्सीड मत करो. बहुत ज्यादा टाइम इन क्वेश्चंस पे इन्वेस्ट नहीं करना है, फटाफट से आंसर करना है. Okay, so I hope so this much is clear to you. So let's start with our question number 1. What is invisible hand according to Adam Smith? एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग इनविजिबल हैंड क्या होता है? सो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, द इनविजिबल हैंड इज लाइक एन unseen force at work that converts what is good for each individual into what is good for society. तो एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग इनविजिबल हैंड का मतलब होता है एक तरह की ऐसी अनसीन फोर्स जो कि कन्वर्ट कर देती है व्हाट इज गुड को व्हाट इज गुड फॉर सोसाइटी में. मतलब कि व्हाट इज गुड फॉर इंडिविजुअल को व्हाट इज गुड फॉर सोसाइटी में कन्वर्ट कर देती है. क्या मेरे लिए अच्छा है और क्या पूरी सोसाइटी या हमारे लिए अच्छा है, इस एक चीज में कन्वर्ट कर देती है. तो इसे बोलते हैं इनविजिबल हैंड, अनसीन फोर्स एट वर्क जो कि कन्वर्ट करी है इस तरह की फोर्सेस को. व्हाट इज गुड फॉर ईच इंडिविजुअल इनटू व्हाट इज गुड फॉर सोसाइटी. क्लियर? आप इसमें कोई एक आधा एग्जाम्पल देके भी अपने आंसर की लेंथ को मैच कर सकते हैं. फाइन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लेजिस्फेयर? लेजिस्फेयर से आप क्या समझते हैं? सो लेजिस्फेयर जो है वो एक तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी है जो फ्री मार्केट सिस्टम को प्रमोट करती है. लेजिस्फेयर मतलब फ्री ट्रेड या फ्री मार्केट, है ना. इसको लेट इट बी भी बोला जाता है. ठीक है, क्या बोला जाता है? लेट इट बी या लीव अलोन. ये वर्ड्स याद रख लो, लेजिस्फेयर कभी नहीं भूलोगे. ठीक है, देखो एक चीज तो बोला जाता है फ्री मार्केट या फ्री ट्रेड, दूसरा बोला जाता है लेट इट बी और तीसरा बोला जाता है लीव अलोन. लेजिस्फेयर का बेसिकली मतलब होता है जहां पर हम ये बोलते हैं कि मार्केट को फ्री छोड़ दो, मार्केट को अपने हाल पर छोड़ दो और कोई रूल्स रेगुलेशन, स्टेट का इंटरफेरेंस या किसी का भी इंटरफेरेंस उसके अंदर मत करो, ताकि ऐसा ना हो कि जो ट्रेड हो सकता था, जो पॉसिबिलिटी थी वो भी ना हो, है ना. तो फ्रीली उनको कंपटीशन करने दो, फ्रीली उनको मार्केट में रेगुलेट होने दो और इसी पॉलिसी को लेजिस्फेयर की पॉलिसी बोला जाता है. ठीक है, लीव अलोन, छोड़ दो, अकेला छोड़ दो उनको मार्केट में. लेट इट बी, जो जैसा कर रहा है उसको करने दो, ऐसे ही करके कंपटीशन होगा, ऐसे ही करके लोग मार्केट में सर्वाइव करेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा होता है ना कि जो बच्चा होता है उसको सारी चीजें बता दी जाती हैं कि बेटा स्कूल में जा रहे हो तो स्कूल में जाके डिसिप्लिन में रहना है, सारे टीचर्स को अपने रिस्पेक्ट करना है, इवन सभी को रिस्पेक्ट करना है, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में बहुत ही अच्छे से रहो, अपने क्लासमेट्स के साथ में, किसी के साथ में ऐसे मस्ती मत करो, किसी को मारो मत और अच्छे से बैठ के शांति से अपनी पढ़ाई करो, कोई डाउट हो तो टीचर से पूछ लो. अब इतना बता दिया, बच्चा स्कूल जाएगा, अब बस वो स्कूल में जाके जैसे भी पढ़े, जो भी सारा काम करे वो उसको सब समझ में आ जाएगा. धीरे धीरे करके ये भी हमको समझ में आ ही जाता है, रियलाइज हो ही जाता है कि अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो हमारे साथ वाला आगे निकल जाएगा और हम यहीं के यहीं रह जाएंगे. तो हमको भी compete करना है ना, हमको भी अच्छे मार्क्स लाने हैं. ये धीरे धीरे करके बच्चों को खुद समझ में आ जाता है और वो अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं. लेकिन अब मान लो ऐसा हो कि स्कूल में जाके कोई है जो उनको पूरा बता रहा है कि आपको यहीं बैठना है, आपको इन्हीं के साथ बैठना है,
आपको यही चैप्टर पढ़ना है, आपको इसके अलावा कोई और चीज पढ़ना ही नहीं है। हर एक चीज आपको गाइड की जा रही है, हर एक चीज में आपको इंटरफेरेंस किया जा रहा है, तो शायद आपकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होगी। सेम चीज यहाँ पर होती है कि मार्केट में जो भी ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको फ्रीली छोड़ दो, वो अपने अकॉर्डिंग कंपटीशन कर लेंगे। लेकिन अगर आप उनके ऊपर रूल्स रेगुलेशंस लगाओगे, कोई टैक्स लगा दोगे उनके ऊपर, उनको बोलोगे कि प्राइसेस आपको इतना ही रखना है, आपको इस चीज को ऐसे ही बेचना है, तो फिर वो उस चीज में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो है लेजर फेयर की पॉलिसी आती है, एडम स्मिथ इस पॉलिसी के बारे में बोलते हैं, फ्रेंच फ्रेज है जिसका मतलब है लीव अलोन और लेट इट बी। क्लियर? तो ये है फ्री मार्केट सिस्टम एंड मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इकोनॉमिक मैटर्स। क्लियर? आया समझ में? एग्जाम्पल वगैरह दे देना, अच्छे से लिख देना, मार्केट का ही एग्जाम्पल देना, ठीक है? तो ऐसे करके आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो 2 मार्क्स में। क्लियर? समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे आएंगे, आंसर कैसे करना? बिल्कुल छोटा सा, जितना पूछा है उतना ही आंसर हमको करना है, नॉट मोर देन दैट। ओके, नाउ यू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द सोशल एस्पेक्ट ऑफ मार्केट? मार्केट का सोशल एस्पेक्ट क्या होता है? देखो, द सोशल एस्पेक्ट ऑफ मार्केट इज दैट इट इज अ प्लेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन। मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पर सोशल इंटरेक्शन होता है, कल्चरल एक्सचेंज होता है, सोशल इंटरलिंकिंग होती है लोगों की। कैसे? तो एग्जांपल वगैरह दे देना। सोशल इंटरेक्शन, अलग अलग तरह के, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग सोसाइटी के क्लास के लोग जो है मार्केट में आते हैं, सभी आपस में बाइंग करने के लिए, सेलिंग करने के लिए। क्लियर? कल्चरल एक्सचेंज होता है, सब एक दूसरे के कल्चर को जानने का उनको मौका मिलता है। जैसे कभी आप देखोगे ट्राइबल मार्केट वगैरह आप चले जाओ, ट्राइबल्स का कल्चर आपको देखने को वहां पर मिलेगा, क्योंकि वही चीजें बाइंग और सेलिंग होगी जो ट्राइबल्स अपनी लाइफ में यूज करते हैं या अपनी डे टू डे लाइफ में जिन चीजों की उनको रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? तो वही चीजें वहां पर क्या होंगी, सेल की जाएंगी। तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा, इस सोसाइटी का कल्चर किस तरीके का है। मार्केट में आपको वही प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, लोग आपस में एक दूसरे से लिंक अप करते हैं, कनेक्शंस बिल्डअप होते हैं। तो इसीलिए जो मार्केट है वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, हम ऐसा बोलते हैं। क्लियर? और ऐसे एग्जांपल्स वगैरह दे के आप अपने आंसर को कंप्लीट कर देंगे। फाइन? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। समझ में आ रहे हैं ना क्वेश्चंस? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच सोशल ग्रुप्स ऑफ पीपल आर मोस्टली प्रेजेंट इन वीकली मार्केट्स? कौन से सोशल ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो जनरली वीकली मार्केट्स में प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, किस तरह के सोशल ग्रुप्स? तो हम बताएंगे कि जैसे ट्राइबल्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, रिच पीपल हो गए, ये सब वीकली मार्केट्स में प्रेजेंट होते हैं। ट्राइबल, पीजेंट्स पुअर पीपल होते हैं, मनी लेंडर, ट्रेडर्स रिच पीपल होते हैं। तो ये सब जो है वीकली मार्केट्स वगैरह में आते हैं बाइंग सेलिंग करने के लिए। क्लियर? ये सोशल ग्रुप्स मतलब प्रेजेंट रहता है। नाउ, why caste based specialization in trade is so popular in India? कास्ट बेस्ड स्पेशलाइजेशन जो है ट्रेड में, वो इतना ज़्यादा इंडिया में पॉपुलर क्यों है? हमारे बोलते हैं ये वाली जो कास्ट होती है ये सिर्फ ट्रेड करने के लिए ही बनी हुई होती है। तो ऐसा क्यों है कि ट्रेड करने के लिए कोई एक स्पेसिफिक कास्ट ही होगी, है ना? तो देखो आंसर क्या लिखोगे। इन इंडिया कास्ट एंड किनशिप हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोशल प्रेजेंस। इंडिया में कास्ट और किनशिप का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोशल प्रेजेंस होता है। बिजनेसमैन टेंड टू डू बिजनेस विद इन देयर कम्युनिटी। बिजनेसमैन अपनी ही कम्युनिटी में बिजनेस करना चाहते हैं क्योंकि उनको अपनी कम्युनिटी के लोगों के ऊपर ट्रस्ट ज्यादा होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर कम्युनिटी। तो ये रीजन होता है कि कास्ट बेस्ड स्पेशलाइजेशन इंडिया में ट्रेड के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जैसे आप देखोगे, स्पेशली मैं आपको बताती हूँ, जैसे भोपाल है, भोपाल में एक मार्केट है जो सबसे ज़्यादा जिसमें डोमिनेंस जो है ना वो सिंधी पीपल का है। जो सिंधी कम्युनिटी के पीपल हैं उनके पूरे शॉप्स हैं वहाँ पर, मतलब 90% शॉप्स सिंधी लोगों के हैं वहाँ पे, और वही लोग जो है पूरा ट्रेड वगैरह कर रहे हैं। अब उनको क्या रहता है, अपने जैसे लोग आसपास रहते हैं तो उनको एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। जैसे ट्रेडिशनली बोला जाता था कि जो वैश्य कास्ट होती है, ट्रेडिशनली क्या कहा जाता था, जो वैश्य कास्ट होती है वो ट्रेडर्स क्लास होती है। जैसे हमने पढ़ा है ना 4 वर्ण सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो वैश्य होते हैं वो बिजनेस क्लास या ट्रेड क्लास पीपल होते हैं। ये इसी एक चीज के लिए इनका जन्म हुआ होता है, तो ये लोग वही वाला सारा काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए क्योंकि कास्ट, किनशिप ये सब हमारे यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोशल प्रेजेंस है, तो इसलिए बिजनेसमैन वगैरह ऐसे ही कम्युनिटी के साथ में बिजनेस करते हैं जो सेम कम्युनिटी होती है ना, क्योंकि बेटर ट्रस्ट उनका बिल्डअप उनके साथ में हो जाता है। तो यही रीजन है कि इंडिया में कास्ट बेस्ड स्पेशलाइजेशन इन ट्रेड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये एक आध एग्जाम्पल भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। फाइन।
नाउ नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम योर फेवरेट टॉपिक हुंडी। देखो, हुंडी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ट्रेडिशनल ट्रेडिंग सिस्टम, गिव रीजंस। पहले के जो ट्रेडिशनल ट्रेडिंग सिस्टम होता था उसमें हुंडी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या कारण है इसके? देखो, हुंडी वॉज अ काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। हुंडी एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, जैसे क्रेडिट नोट होता है। ये एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में मर्चेंट्स के लिए। इट वॉज कैरिड अमंग कास्ट एंड किनशिप नेटवर्क्स, दस एक्सपांडिंग द बिजनेस। मान लो आप केरल में हो, आपको बिजनेस करना है दिल्ली में। अब दिल्ली तो बहुत दूर है ना, तो केरल से दिल्ली का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो आपने कहा यार कैसे ट्रेड करें वहाँ तक जाके, तो हुंडी को जो है इंट्रोड्यूस किया गया। हुंडी एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज होता था। जैसे मान लो यहाँ से आपको इधर पे ट्रेड करना है, तो इनसे ट्रेड करके आप इनको हुंडी इशू कर दिया करते थे, है ना। फिर वो बाद में उसका पेमेंट वगैरह और सारी चीज़ें होती रहती थी। मेनली ये जो है किनशिप में किया जाता था, कास्ट नेटवर्क में ही किया जाता था, क्योंकि जान पहचान के लोग रहते थे उस टाइम पर। इतना ज़्यादा ये मतलब एक तरीके का ये बैंकिंग सिस्टम ही था, लेकिन उतना ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं था, तो लोग अपने रिश्तेदारों में ही इसी सिस्टम को चलाते रहते थे। क्लियर? तो इसीलिए हुंडी जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ट्रेडिशनल सिस्टम में, क्योंकि इससे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हो जाया करता था और साथ ही साथ में कास्ट किनशिप नेटवर्क्स के अंदर इसको किया जाता था बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए। फाइन, तो ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सचेंज इन इकोनॉमिक एंड सोशल टर्म्स? इकोनॉमिक और सोशल टर्म्स में एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज का मतलब इकोनॉमिक टर्म्स में होता है डिस्पोजल या रिसीविंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को देना या लेना, इसे एक्सचेंज बोलते हैं इकोनॉमिक टर्म्स में। सोशल टर्म में एक्सचेंज का मतलब होता है गिविंग एंड टेकिंग ऑफ आइडियाज, थॉट्स, कल्चर, बिलीफ एक्सेट्रा। जो आपका सोशल है या जो आपके सोशल टर्म्स है, उसमें एक्सचेंज का मतलब होता है किसी तरह का कोई आइडिया है या कल्चर है या कोई थॉट है, तो उसका जो लेन देन हो रही है वो एक्सचेंज होता है। क्लियर? तो ये 2 पॉइंट्स में हमने लिख दिया कि इकोनॉमिक टर्म्स में मतलब है गिविंग रिसीविंग गुड्स एंड सर्विसेज, सोशल टर्म्स में गिविंग एंड टेकिंग आइडियाज, थॉट्स एंड कल्चरल बिलीव्स। 2 पॉइंट्स हो गए, 30 वर्ड्स हो गए, आंसर कंप्लीट। फाइन, इस तरीके से आपको इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करना है अच्छे से। ओके, कोई डाउट रहेगा तो आप मुझसे पूछ लोगे कमेंट सेक्शन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द जजमानी सिस्टम। हमने पढ़ा है इसके बारे में, राइट। सो द जजमानी सिस्टम वाज अ काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ नॉन मार्केट in which farm produced goods and services were exchanged within villages without the use of money, and the Jajmani system was also characterized by an unbroken hereditary relationship of various caste। तो इसका मतलब ये है कि जो जजमानी सिस्टम होता है वो एक तरह का ऐसा सिस्टम है जो नॉन मार्केट सिस्टम है। जनरली विलेजेस वगैरह में हो रहा है, जहां पर क्या किया जाता है कि जो भी फार्म प्रोड्यूस है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इनको एक्सचेंज करते हैं, पर उसमें मनी का यूज नहीं होता है। बार्टर सिस्टम सुना है ना आपने, पहले हुआ करता था। बार्टर सिस्टम में क्या करते थे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास में वीट है और मेरे पास में राइस है। आपको वीट की रिक्वायरमेंट है, सॉरी मुझे वीट की रिक्वायरमेंट है और आपको राइस की रिक्वायरमेंट है, तो आप मुझसे राइस ले लोगे और मुझे वीट दे दोगे। This was the barter system that was prevalent। जजमानी सिस्टम का भी यही है कि यहाँ पर जो भी प्रोड्यूस है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनको एक्सचेंज किया जाएगा, बट विदाउट यूज ऑफ मनी। क्लियर? अब ये जो सिस्टम है ये जनरली अनब्रोकन हेरिडिटरी रिलेशनशिप इसमें हुआ करते हैं डिफरेंट कास्ट के। तो हेरिडिटरी एक तरीके का हमको इसमें इंटरग्रुप रिलेशनशिप्स वगैरह देखने को मिलते हैं। क्लियर? ये एक नॉन मार्केट सिस्टम है, ये भी याद रखना। जजमानी सिस्टम इज अ नॉन मार्केट सिस्टम। मार्केट एक ऐसी प्लेस होगी जहां पर एक्सचेंज हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का मनी यूज हो रहा है ना। एक तरीके से इकोनॉमिक एंटिटी में भी हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन जजमानी सिस्टम जो है उसमें एक्सचेंज तो हो रहा है लेकिन मनी यूज नहीं हो रहा। फाइन, सो दैट्स व्हाई व्हाट वी कॉल इट नॉन मार्केट सिस्टम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म ग्लोबलाइजेशन। कितनी बार डिफाइन करोगे तुम लोग ग्लोबलाइजेशन को? तो देखो, ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरलिंकिंग लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल मार्केट्स। एक ऐसा प्रोसेस जहां पर लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल सभी तरह के मार्केट्स को इंटरलिंक किया जाता है। सेंट्रल फीचर ये है
कि इंक्रीजिंग एक्सटेंशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स अराउंड द वर्ल्ड। हमको क्या करना है, मार्केट्स को इंटीग्रेट करना है, एक्सटेंड करना है पूरे वर्ल्ड में, एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जब ग्लोबलाइजेशन पर क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे बिल्कुल भावनाओं में बह के खूब सारा मत लिख देना, जितना वर्ड लिमिट है उतना ही लिखना। मतलब अगर 30 वर्ड्स है तो 30 वर्ड्स में ही लिखो, 80 वर्ड्स आता है तो 80 वर्ड्स में लिखो। फाइन, ओके। नेक्स्ट, व्हाट आर द चेंजेस दैट हैव हैपेंड in the Indian industry as a result of globalization? कौन कौन से changes Indian industry में होते हैं as a result of globalization? Clear? देखो, due to globalization many foreign companies came to India। बहुत सारी foreign companies थी, वो कहाँ आ गई, इंडिया में आ गई। बहुत सारी इंडियन कंट्रीज थी जो फॉरेन कंट्रीज में चली गई। तो क्या हुआ कि अब हम बहुत सारे फॉरेन के ब्रांडेड गुड्स इंडिया में भी देख सकते हैं, इंडिया के प्रोडक्ट्स फॉरेन कंट्रीज में भी देख सकते हैं, राइट। रिजल्ट क्या है इसका, इस प्रोसेस का, वो बहुत ही मिक्स्ड है। कुछ सेक्टर्स इंडियन इंडस्ट्री के उनको बेनिफिट हुआ है, कुछ सेक्टर्स हैं जिनको कंपटीशन में मतलब घाटा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अब इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं या वो किसी क्रॉप को सेल कर रहे हैं, या मान लो फॉर एग्जांपल वो टोमेटोज को ही सेल करते हैं, अनियन को ही सेल करते हैं, ठीक है, मान लो, जस्ट टेक एन एग्जांपल। अब कोई फॉरेन कंट्री है, वहां पर बहुत ज्यादा बम्पर प्रोडक्शन हो गया अनियन का, तो और उसकी क्वालिटी अच्छी थी, अब वो उसको लेके इंडिया में आ गया, तो ऐसे में जो इंडियन फार्मर्स थे उनको तो घाटा हो जाएगा। कहीं कहीं कुछ इंडस्ट्रीज में फायदा हुआ है, जैसे हमारे प्रोडक्ट्स बाहर गए हैं, कंपटीशन एक हमको मिल गया है सारी चीज़ों का, तो इसका जो रिजल्ट है वो बड़ा ही मिक्स्ड है। तो क्या चेंजेस हुए हैं इंडियन इंडस्ट्री में कि कुछ इंडस्ट्रीज या कंपनीज फॉरेन चली गई, कुछ फॉरेन कंपनीज इंडिया में आ गई। क्लियर? ये भी आया समझ में? सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज लिबरलाइजेशन मीन्स? ये भी तुम लोग का फेवरेट क्वेश्चन है। लिबरलाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर द स्टेट्स कंट्रोल ओवर इकोनॉमी इज रिलैक्स्ड और रिमूव्ड। जहां पर क्या होता है, स्टेट का जो कंट्रोल होता है इकोनॉमी के ऊपर उसको हटा दिया जाता है। इसमें प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट्स कंट्रोल इन सब एंड रिमूविंग गवर्नमेंट्स कंट्रोल ओवर वेजेस एंड प्राइसेस, ये सारी चीजें। या लिबरलाइजेशन से बस एक चीज समझो, फ्री या लिबर्टी या फ्रीडम। तो लिबरलाइजेशन में क्या एक चीज होती है, स्टेट का जो कंट्रोल है मार्केट में से उसको हटा दो, ठीक है, और स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। प्राइवेटाइजेशन करो इंडस्ट्रीज का, प्राइवेट लोगों को बढ़ावा दो, कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वेजेस प्राइसेस पर उसको हटा दो, है ना। तो लिबर्टी काइंड ऑफ जो चीज होती है उसको हम लिबरलाइजेशन से डिनोट करते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12, What changes have taken place due to marketization? कौन कौन से चेंजेस मार्केटाइजेशन की वजह से हुए हैं? तो सबसे पहला तो पॉजिटिव आउटकम, ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग गया। दूसरा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमारे यहाँ पर आने लग गई। तो ये दो मेजर चीज़ें हैं जो हमने मार्केटाइजेशन की वजह से अचीव की हैं। मार्केटाइजेशन होने से प्रोडक्शन जो है हमारा वो ज़्यादा से ज़्यादा होने लग गया, और साथ ही साथ में हमारे यहाँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने लग गई। क्लियर? नाउ व्हाट इज मीन बाय सपोर्ट प्राइजेस? सपोर्ट प्राइजेस क्या होते हैं? देखो, जो गवर्नमेंट होती है वो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है, स्पेशली टू फार्मर्स। कैसे? सपोर्ट प्राइजेस हेल्प टू इंश्योर अ मिनिमम इनकम फॉर फार्मर्स बिकॉज दीज आर द प्राइजेस एट विच द गवर्नमेंट अग्रीज टू बाय एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम फार्मर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो वीट है, अब फार्मर के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि एक मिनिमम इनकम तो फार्मर की होनी चाहिए, कम से कम इतना पैसा तो उसको मिलना ही मिलना चाहिए। भाई उसने इतनी मेहनत करी है और इतने अच्छे से जो है साल भर क्रॉप्स को पूरा कल्टीवेशन सारा कुछ किया है, कितने सारा उसमें कैपिटल लगा होगा, सारी चीज़ें। तो उन्होंने बोला फार्मर्स को एक मिनिमम इनकम तो मिलना ही चाहिए। तो उन्होंने कहा सुनो, आप वीट लेकर आते हो, मान लो आप में आपके वीट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और आपका पूरा कैपिटल वगैरह सारी चीज़ें मिलाकर जो फार्मर का जितना पैसा लगा है 1 क्विंटल ऑफ वीट को प्रोड्यूस करने में, मान लो वो 600 है, ठीक है। गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपसे ये जो वीट है, ये तो गवर्नमेंट मतलब फार्मर को पता है, गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपसे 1200 रुपीज पे 1 क्विंटल ऑफ वीट को परचेस करेंगे। तो ये एक तरह का सपोर्ट प्राइस है। बोले इससे कम कोई नहीं खरीदेगा, इससे कम अगर किसी ने खरीद लिया तो उसके ऊपर जो है हम केस कर देंगे, ठीक है। बोले इससे कम कोई नहीं खरीदेगा, इतना ही रेट है, इतने ही रेट पर आपको खरीद, इससे ज्यादा पे खरीद सकते हो। अब मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने तो 1200 रुपए क्विंटल पर फार्मर से वीट
खरीद लिया। फार्मर चाहे तो इस सेम वीट को 2200 रुपीज पर क्विंटल पर भी सेल आउट कर सकता है। अभी के समय में आप देखोगे वीट वगैरह के क्या प्राइजेस है, 2400, 2600, 2800 इतना तक जाता है ना, डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर। तो ये जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस या सपोर्ट प्राइस जो होता है, ये वो प्राइस होता है जो इनकम, एक मिनिमम इनकम फार्मर के लिए इंश्योर करता है, जहाँ पे गवर्नमेंट ये बोलती है कि एटलीस्ट इतने प्राइस पर हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को फार्मर से परचेस कर लेंगे। क्लियर? इसको एमएसपी भी बोलते हैं, अक्सर आपने न्यूज़ वगैरह में सुना होगा। एमएसपी का मतलब क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्लियर? अक्सर सुनते हैं हम लोग एमएसपी वगैरह न्यूज़ में, सो ये वही है। नेक्स्ट, मेंशन एनी 2 एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के कोई 2 एडवर्स इम्पैक्ट्स। सबसे पहला, कुछ सेक्टर्स इंडियन इंडस्ट्री के बेनिफिट हो गए, कुछ सेक्टर्स जो है उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, जैसे ऑयल सीड्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो वो मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाए। अभी हमने देखा क्या एक चीज़ हो रही है, फॉरेन की कंट्रीज अपने प्रोडक्ट्स लेकर इंडिया में आ रही हैं, इंडिया की कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स लेकर फॉरेन कंट्रीज में जा रही हैं। तो इससे क्या एक चीज़ हो रही है कि कुछ को तो बेनिफिट हो गया, जैसे आईटी हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, इन सबको, लेकिन जो हमारे यहाँ पर जैसे स्पेशली जो एग्रीकल्चर सेक्टर वगैरह हुआ करता था, उनको बड़ा ही घाटा हुआ, क्योंकि दूसरे आके यहाँ पर अपने प्रोडक्ट सेल करने लग गए। अब इस एक पॉलिसी की वजह से गवर्नमेंट या तो सब्सिडी को रिड्यूस कर सकती है या तो फिर उसको विड्रॉ कर सकती है ना, और सपोर्ट प्राइसेस जो हैं वो भी फार्मर्स के लिए उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हैं। तो ये 2 डीमेरिट्स या एक तरीके से ड्रॉबैक लिबरलाइजेशन के रहे हैं। फाइन, ठीक है, आगे बढ़े। देन इन व्हाट वेज कैन स्टेटस सिंबल बी आइडेंटिफाइड। स्टेटस सिंबल को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है? देखो, स्टेटस सिंबल क्या होता है? विजिबल एक्सटर्नल डिनोशन ऑफ वंस सोशल पोजीशन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस। आपका क्या सोशल स्टेटस है, आपका क्या इकोनॉमिक सिस्टम है, किस तरीके की आपकी सोशल पोजीशन है, ये सारी चीज़ें जो हमको विजिबल होती हैं, ये एक तरीके के स्टेटस सिंबल के अंदर आती हैं। बहुत सारे लग्जरी गुड्स होते हैं जिन्हें स्टेटस सिंबल माना जाता है, जैसे ब्रांड ऑफ अ सेलफोन, जैसे आईफोन है आज के टाइम में, स्टारबक्स है, ये सब स्टेटस सिंबल बन के रह चुके हैं, है ना। तो मॉडल ऑफ अ कार हो गया, कोई ब्रांडेड वॉच हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो हैं स्टेटस सिंबल को दिखाती हैं। इस टर्म को मैक्स वेबर ने कॉइन आउट किया था और उन्होंने इस टर्म के बारे में बताया था। तो किस तरीके से स्टेटस सिंबल को आइडेंटिफाई किया जा सकता है? जो विजिबल एक्सटर्नल डिनोशन होता है आपकी सोशल पोजीशन, इकोनॉमिक या सोशल स्टेटस का। मान लो आपका कोई फ्रेंड है, कल को वो एप्पल की वॉच पहनकर आ जाता है और आईफोन लेकर आ जाता है, तो आप बोलोगे अरे वाह यार, ये तो मतलब बहुत ही अमीर है, बहुत ही रिच है, इसके पास में तो इतना सारा पैसा है कि इसके पास में ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर अब कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास में एक्चुअल में वो बहुत ही ज़्यादा रिच है और उसने कोई फ़ोन परचेस किया है जो आईफोन तो नहीं है, लेकिन उसके फ़ोन की जो प्राइस है वो 1,50,000 है, ठीक है, तो आपको वो पर्सन रिच नहीं लगेगा क्योंकि उसने उस स्टेटस सिंबल को यूज़ नहीं करा है ना। तो वो पर्सन आपको क्या लगेगा, हाँ ठीक है, होगा, खरीद लिया होगा। लेकिन अगर सेम पर्सन 50,000 का या 70,000 का भी आईफोन लेकर आ जाता है तो आप बोलोगे कि अरे वाह यार, इसके पास में आईफोन है ना। तो दैट इज़ द डिफरेंस कि कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्टेटस सिंबल बजाती है। स्टारबक्स है, आप कॉफ़ी कहीं भी जाके पी लो, ठीक है, हाँ ऑब्वियसली देयर इज क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बट स्टिल अगर हम बात करें कि आप कॉफ़ी पी रहे हो, एक मैक्सिमम प्राइस कॉफ़ी का कितना होना चाहिए? कितनी भी बहुत भी अच्छी है तो भी एक मैक्सिमम प्राइस कितना होगा कॉफ़ी का? नॉर्मल कॉफ़ी की बात करें, हॉट कॉफ़ी नॉर्मल आप पीते हो कहीं पर, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कितना प्राइस होना चाहिए? 100। व्हाट्स द सेंस ऑफ ड्रिंकिंग अ कॉफ़ी इन अ ब्रांडेड रेस्टोरेंट और समवेयर इट कॉस्ट 500 रुपीज़? कोई सेंस है इस बात का? कुछ भी है? बस नहीं, बस सर्विसेज, क्वालिटी, इन चीज़ों का वो आपसे पैसा लेते हैं। एंड आप क्या करते हो, जैसे आपने स्टारबक्स के कप का भी अगर फोटो लेके डाल दिया ना इंस्टाग्राम पे, सो पीपल विल सी एंड दे विल थिंक लाइक कि वाह, आपने तो बहुत ही बढ़िया, मतलब जो है बहुत अच्छी जगह पर आ गए थे, आप तो बड़े ही रिच हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्टेटस सिंबल को दिखाती हैं। फाइन, इसके बाद में यू हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन व्हाट वे कंजम्पशन पैटर्न इज रिलेटेड टू स्टेटस सिंबल। सो इसमें आपको बताना है कि कंजम्पशन पैटर्न जो है वो स्टेटस सिंबल से कैसे रिलेटेड होता है। सो वी नो दैट कंजम्पशन पैटर्न इज रिलेटेड टू स्टेटस सिंबल बिकॉज प्रोडक्ट, goods, services which people buy and use are very closely related to their social status. So it is an indicator of person's wealth or higher social professional status.
हमने कहा कि कंजम्पशन पैटर्न आपके स्टेटस सिंबल से कैसे रिलेटेड है। देखो आप जो कंज्यूम करोगे कहीं ना कहीं वो आपके स्टेटस सिंबल को दिखाएगा। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, मान लो आप आईफोन खरीदते हो, तो आपने आईफोन का कंजम्पशन किया ना, तब हमको लगा कि आपका स्टेटस सिंबल बड़ा ही रिच है ना। सो दैट इज समथिंग कि आप जो कंज्यूम कर रहे हो, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी गुड्स एंड जो भी सर्विसेज हैं, वो बहुत ज्यादा आपके स्टेटस सिंबल से रिलेटेड है। ये इंडिकेट करते हैं आपके हायर सोशल या प्रोफेशनल स्टेटस को, आपकी वेल्थ को। फाइन, तो इस तरीके से कंजम्पशन पैटर्न जो है वो स्टेटस सिंबल से रिलेटेड है, और इसी के साथ में हमारी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। आई होप सो कि एक पैटर्न आपको समझ में आ गया कि कैसे क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट में आ सकते हैं, आपको उनका आंसर कैसे लिखना है। आप इसमें एग्जांपल वगैरह इंक्लूड कर सकते हो। 30 वर्ड लिमिट आपको करना है। अब एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो आप लोगों का रहता है कि मैम मान लो अगर एग्जाम में लिखना है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो कितने लिखें, मतलब कितनी लाइंस में आंसर आना चाहिए, कितना पेज में आंसर आना चाहिए, है ना। मैं बोलती हूँ वर्ड लिमिट पे जाओ, आप जाते हो पेज के ऊपर, तो मैं वो भी बता देती हूँ। अगर क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, अगर जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है और वर्ड लिमिट 30 वर्ड है, तो एक अप्रॉक्स राइटिंग हम लेके चलें, मतलब एक एवरेज राइटिंग जो होती है, ना बहुत ज्यादा छोटी राइटिंग ना बहुत ज्यादा बड़ी हैंड राइटिंग, तो आपका 30 वर्ड्स का आंसर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 to 6 लाइंस में आना चाहिए, है ना। या मैं इसको ऐसे भी बोल दूं कि हाफ पेज से थोड़ा सा कम, ठीक है। तो जनरली आप यही क्वेश्चन मुझसे पूछते हो। अब सेकंड जो आपका होता है वो होता है 4 मार्क्स। वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन, वर्ड लिमिट 80 वर्ड्स। अब 80 वर्ड्स है तो आपका 1 पेज बहुत ज्यादा है ना। तो 1 पेज अगर हो गया है, 1 पेज से थोड़ा सा कम भी है तो चलेगा, ठीक है। इतना आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना चाहिए। इसमें हम जनरली क्या करते हैं, जो भी हमसे हमारे क्वेश्चन में पूछा जाता है उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वगैरह देते हैं और फिर जो भी मेन पार्ट है वो लिख देते हैं। इसमें हम फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, डायग्राम भी बना सकते हैं, एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट वगैरह बनाते हो तो थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाता है, 1 पेज से ज़्यादा भी चला जाता है। अब आई होप सो कि इतना कॉमन सेंस आपके अंदर है, ठीक है। जो थर्ड आपका होता है वो होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 6 मार्क्स का। वर्ड लिमिट होती है 120 वर्ड्स, ठीक है। ये आपका आना चाहिए 1.5 पेज में, ओके। अब इसमें भी अगेन इंट्रोडक्शन और मेन पार्ट तो है ही, साथ ही साथ में कंक्लूजन भी आपको लिखना होता है कि जो भी आपने पढ़ा उससे आपको क्या समझ में आता है। हालांकि हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अभी आपको बस ये पार्ट 1 और पार्ट 2 इसको मतलब वेरी शॉर्ट और शॉर्ट को डिस्कस करना है पार्ट 1 में, ठीक है। तो अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे, 80 वर्ड लिमिट है। इंट्रोडक्शन, मेन पार्ट लगे जहां पर वहां फ्लो चार्ट वगैरह बनाएंगे और ऐसे करके देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है हमारे चैप्टर नंबर 4 से, राइट। सो हियर इज आवर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट द सोशियोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ मार्केट। हमने इसको अभी वेरी शॉर्ट में देखा था। अब देखो अगर शॉर्ट में आता है तो आप कैसे लिखोगे। अब बताओगे कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव जो है मार्केट का वो क्या है, प्रॉफिट मेकिंग। हम मार्केट में क्यों हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बनाने के लिए हैं। हम जो बाइंग सेलिंग वगैरह हो रही है उससे प्रॉफिट मिलना चाहिए, ये मार्केट का जो बेनिफिट है वो या इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है। एडम स्मिथ ने बोला कि जो मार्केट इकोनॉमी है उसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सचेंजेस होते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, जिससे एक ऑर्डर में जो है मार्केट फंक्शन करता रहता है, मतलब बाइंग सेलिंग होती है, ट्रेडिंग होती है। हाउएवर जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है मार्केट का वो कल्चरली स्पेसिफिक वेज को बताता है। देखो अगर हम डिफरेंस पर जाएं तो इकोनॉमिकली जो मार्केट है वो किस एक चीज के लिए है। मार्केट में क्या होता है, बाइंग सेलिंग होती है। मान लो अब आप कोई सेलर हो, कोई प्रोड्यूसर हो या ट्रेडर हो, है ना। तो अब आपका प्रॉफिट, मतलब आप क्यों जा रहे हो मार्केट में, क्यों आप कोई चीज सेल करना चाहते हो, क्योंकि आप सेलिंग करोगे तब जाके आपको कोई प्रॉफिट मिलेगा, तब आपको पैसे मिलेंगे, आपको प्रॉफिट बना पाओगे। तो बाइंग सेलिंग हो रही है, यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ट्रेडिंग हो रही है, ये इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ये है कि मार्केट में कल्चर भी हमको देखने को मिलता है। मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि मार्केट में हमको अलग अलग लोगों का कल्चर देखने को मिलता है।
या जो सोसाइटी है उस सोसाइटी के बारे में हमको जानने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ना केवल गुड्स एंड सर्विसेज का ही ट्रेड हो रहा होता है बल्कि आइडियाज़ का, साथ ही साथ में यहाँ पर जो आपके सोशल प्रोसेसेस हैं, स्ट्रक्चर हैं, वो सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। तो इट इज़ समथिंग लाइक markets are usually controlled or organized by specific social groups. They consider market as a social institution involving trading, buying, selling, distribution, money oriented processes, etc., social processes and structure. So according to sociologists, economies are socially embedded, which are evident through weekly tribal market and traditional business community. तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि देखो, जैसे हम देखते हैं कभी ट्राइबल मार्केट लग रहा है, कभी किसी तरीके का कोई जैसे हमने धोराई मार्केट के बारे में डिस्कस किया था, है ना, तो कोई कास्ट स्पेसिफिक है जो वहाँ पर इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को प्रेजेंट कर रहे हैं या इस पर्टिकुलर कमोडिटी को ही वो लोग सेलिंग या बाइंग कर रहे हैं, और साथ ही साथ में किस तरह का कल्चर है, किस तरह के प्रोडक्ट्स वहाँ पर आते हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सोसाइटी, कल्चर, सोशल ग्रुप्स इन सबको रिप्रेजेंट करता है। इंटरलिंकिंग ऑफ पीपल, इंटरेक्शन बिटवीन सोशल ग्रुप्स, सो दीज आर दी सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ मार्केट। इज दैट क्लियर? ये आपको आंसर में लिखना है ना। डिफरेंशिएशन था इकोनॉमिक और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ मार्केट में, वो हमने बता दी। इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा सा मार्केट के बारे में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेज़र-फेयर पर। एक्सप्लेन द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द आइडिया ऑफ लेज़र-फेयर सपोर्टेड बाय एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने जो लेज़र-फेयर का आइडिया दिया था उसके बारे में बताना है। देखो, एडम स्मिथ ने अपनी एक बहुत ही फेमस बुक वेल्थ ऑफ नेशन में बोला कि मार्केट इकोनॉमी जो है उसमें इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस होते हैं जो ऑटोमेटिकली एक मार्केट का सिस्टम बना देते हैं। धीरे धीरे करके इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस जो हैं, ये जब लोग काम करते हैं तो वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट पर ध्यान देने लग जाते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि क्यों ना इस मार्केट से ज़्यादा फ़ायदा लिया जाए, और आपस में सबके बीच में एक तरीके का कंपटीशन होना स्टार्ट हो जाता है। But by looking at own self-interest, the interest of all society is looked after. This happens when both buyers and sellers take rational decisions. लेकिन जब हम अपना इंटरेस्ट देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट है सभी का, उसको देखा जाता है। हमारे इंटरेस्ट के पीछे कहीं ना कहीं सभी का इंटरेस्ट छुपा हुआ होता है, इनविजिबल हैंड वाली चीज़, है ना। तो ये जो है बायर सेलर सभी जब रेशनल डिसीजंस लेना स्टार्ट कर देते हैं, इसमें इसको अनसीन फोर्स बोलते हैं, इनविजिबल हैंड बोलते हैं। बोलते हैं कि अगर आप अपना अच्छा सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं आप पूरी सोसाइटी का अच्छा सोच रहे हो। क्योंकि जैसे मान लो आप सोचते हो कि मैं अगर जितने अच्छे प्रोडक्ट्स लेकर आऊँगा तो उतने ज़्यादा बायर मेरे पास में आएंगे। मान लो मैं मेरी कोई शॉप है, उस शॉप पर मैं कोई प्रोडक्ट सेल करती हूँ। अब मान लो मैंने कल को ऐसा सोच लिया कि यार मार्केट में मेरे जैसी शॉप्स तो और लोगों की भी है, लेकिन अगर मैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ा दूँ, उसके प्राइसेस वगैरह थोड़े से कम कर दूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे पास में आएंगे। अब मैंने ऐसा करना स्टार्ट करा तो मेरे पास में बहुत सारे कंज्यूमर्स आए। फिर जो मेरे कॉम्पिटिटर्स थे वो कोई नई स्ट्रैटेजी लेकर आए, उन्होंने कोई नई चीज़ की। तो ऐसे क्या कॉम्पिटिशन चल रहा है मार्केट के अंदर, तो हम अच्छी चीज़ें ला रहे हैं अपने कंज्यूमर्स के लिए, तो मार्केट इससे क्या हो रहा है, और ज़्यादा डेवलप हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम अपना अच्छा सोच रहे हैं तो हम पूरे मार्केट का ही अच्छा सोच रहे हैं। इसी एक रीज़न के लिए एक आइडिया उन्होंने सपोर्ट किया जिसे लेज़र-फेयर बोलते हैं। लेज़र-फेयर एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब है लेट इट बी या लीव अलोन, और इसका मतलब होता है कि हमको जो है क्या करना है, एक ऐसी सोसाइटी बनानी है जिसको इंडिविजुअल का सेल्फ इंटरेस्ट ड्राइव करता है, जहां पर ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट आगे रूल्स रेगुलेशंस बना रही है, इंटरफेयर कर रही है। नहीं, फ्री ट्रेड करने दो सबको, एंड दिस इज द आइडिया ऑफ लेज़र-फेयर। फाइन, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है लेज़र-फेयर का जो एडम स्मिथ ने सपोर्ट करा, तो उसमें आपको ये इनविजिबल हैंड और ये सारी चीजें बतानी है। फाइन, कोई डाउट तो नहीं, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? हाँ, तो ऐसे ही क्वेश्चंस का हमको आंसर करना है। थोड़ा सा एडम स्मिथ के बारे में हमने इंट्रोडक्शन दे दिया और फिर हमने हमारा आंसर कंप्लीट कर दिया, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एग्रेरियन सोसाइटीज पीरियोडिक और वीकली मार्केट्स आर अ सेंट्रल फीचर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस। एक्सप्लेन। जो एग्रेरियन सोसाइटीज़ हुआ करती हैं वहाँ पर पीरियोडिक या वीकली मार्केट्स लगते हैं, और ये एक सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का सेंट्रल फीचर है। इसको एक्सप्लेन करो। तो कहीं ना कहीं आपको ये वीकली मार्केट्स वगैरह को एक्सप्लेन करना है और इसको रिलेट कर देना है सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में। तो अग्रेरियन सोसाइटीज़ कौन सी सोसाइटीज़ होती हैं? जो एग्रीकल्चर बेस्ड होती हैं। यहाँ पर वीकली मार्केट्स लगते हैं फिक्स्ड डे पर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो उन्हें वेडनेसडे डिसाइड कर लिया, तो बोले वीक में हर वेडनेसडे को हम
मार्केट लगाएंगे, हाट लगाएंगे, जहां पर लोग जो हैं वो आसपास के एरिया से आते हैं, बाइंग सेलिंग करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो उसमें वेजिटेबल्स भी हैं, उसमें कुछ घर के छोटे मोटे सामान भी हैं, जिससे आप डेकोरेट कर सकते हो अपने घर को, है ना, डेकोरेशन से रिलेटेड ऐसे छोटी मोटी चीज़ें। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये वाला एरिया है, ये विलेज है, और यहाँ पर मान लो मार्केट लगता है, तो ये आसपास के जितने भी लोग हैं वो भी इस मार्केट में आ जाएंगे, यहाँ के तो लोग आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे करके क्या होता है, बाइंग सेलिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का करना स्टार्ट कर देते हैं। पीजेंट्स अपने फार्म प्रोड्यूस को सेल करते हैं, और जो मैन्युफैक्चर गुड्स होते हैं जो विलेज में अवेलेबल नहीं है उनको खरीदते हैं। ट्रेडर्स जो हैं वो भी गुड्स एंड फार्म प्रोड्यूस खरीदते हैं। मनी लेंडर्स, एंटरटेनर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, ये सब अपनी अपनी सर्विसेज मार्केट के अंदर प्रोवाइड करते हैं। तो अग्रेरियन सोसाइटीज़ में ये जो वीकली मार्केट्स वगैरह होते हैं ये सेंट्रल फीचर हैं सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि इकोनॉमिक ऐसे हैं कि यहाँ पर देखो आप पीजेंट्स भी आ रहे हैं, है ना, यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चर गुड्स भी हो रहे हैं, ट्रेडर्स भी हैं वो भी ट्रेड कर रहे हैं, मनी लेंडर्स वगैरह भी हैं, किसी को, है ना, पैसे वगैरह की जरूरत है, बड़े बड़े जमींदार हैं, सब अपने अपने प्रोड्यूस लेकर आ रहे हैं, बाइंग सेलिंग चल रही है। अब देखो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, एंटरटेनर्स हैं, आपने देखा वो कठपुतली बोलते हैं उसको, है ना, उसका शो वगैरह चलता रहता है मार्केट में, या कभी क्लोथ्स की शॉप किसी ने खोल ली, या कोई एस्ट्रोलॉजर बैठ गया वो सबके हाथ देख देख के बता रहा है कि आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। तो इस तरीके से एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी हमको यहाँ देखने को मिल रहा है, एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये जो है हमको वीकली मार्केट्स के अंदर दिखता है। Now thus these markets become the center of economic activities in rural areas where agriculture is the main occupation। अब ये क्योंकि मार्केट एक ऐसे एरिया में लग रहा है जहाँ एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है, तो यहाँ पर डिफरेंट विलेजेस, रीजन्स सब आपस में लिंक्ड अप हो जाते हैं और आपस में इंट्रैक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। टाउन, सिटीज, एंटायर रीजन सब आपस में विलेज से लिंक्ड अप हो जाते हैं। स्मॉल अग्रेरियन सोसाइटीज़ जो हैं वो भी सोशो इकोनॉमिक नेटवर्क को यहाँ पर फेस करती हैं। अब जैसे अक्सर आपने भी देखा होगा, आपके पेरेंट्स भी हैं, कभी वीकली हाट बाजार वगैरह होता है तो वहाँ पर जाते हैं वेजिटेबल्स परचेस करने के लिए, फ्रूट्स परचेस करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर हफ्ते ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ आएंगी तो उसको हम परचेस कर लेंगे, है ना। तो ऐसे ही क्या होता है, इंट्रैक्शन वगैरह बढ़ने लग जाता है। अब जैसे मान लो कि हाट बाजार जाते हैं, वहाँ पे आपके जो भी सोसाइटी के लोग हैं वो सब भी जाते हैं, तो ऐसे करके कभी किसी पर्सन से जान पहचान हो गई, आपस में मिल लिए, बातचीत होने लगी, फिर वहाँ से कोई एक सोशल रिलेशन निकल गया, होता है ना ऐसा। तो इस तरीके से ये एक सोशो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का सेंटर बन जाता है। इज दैट क्लियर? आया क्वेश्चन समझ में? और कैसे आंसर लिखना है, ठीक है। यहाँ से सिर्फ पॉइंट्स देखना कि क्या क्या पॉइंट्स आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो। आपको ये नहीं करना है कि मैम क्वेश्चन भी बता रही है और मैम पूरा आंसर भी बता रही है तो मैं ऐसे ही पूरा अपनी कॉपी में नोट कर लेता हूँ और फिर रट लूंगा, फिर एग्जाम में लिख दूंगा। नहीं, ये चीज़ नहीं करना है, हमको अपने से आंसर फ्रेम करना है। यहाँ से आप आइडिया लो, इसको पढ़ लो, इसमें से आपको कोई पॉइंट्स ऐड करने अपने आंसर में, आप वो भी कर सकते हो। बट डोंट डू लाइक दिस कि आपने जस्ट कॉपी करा और फिर पेस्ट कर लिया। नो, खुद से उसको सोचो, खुद से उसको समझो और उसको आंसर करने की कोशिश करो। राइट? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड गिल द मार्केट हैज सिग्निफिकेंस बियॉन्ड इट्स इकोनॉमिक फंक्शन। एल्फ्रेड गिल के अकॉर्डिंग जो मार्केट है उसकी सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक फंक्शन से भी ज़्यादा है। मतलब मार्केट सिर्फ इकोनॉमिक फंक्शन के लिए नहीं बना है, और भी उसकी इंपॉर्टेंस है, इसको एक्सप्लेन करना है। राइट? देखो, मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम सबको पता है कि चीज़ें बाइंग एंड सेलिंग उनका किया जाता है, मतलब चीज़ों को लाया जाता है, बेचा जाता है, खरीदा जाता है। मार्केट्स फिजिकल प्लेस भी हैं जहाँ पर बायर सेलर्स गैदर्स हो जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई कमोडिटी अपने आप मार्केट में आ जाएगी और अपने आप वो लोगों के घर तक पहुँच जाएगी। जैसे मान लो आज मुझे ज़रूरत है कि मेरे घर पे वेजिटेबल्स आ जाएं, तो वेजिटेबल्स अपने आप चल के मेरे घर आ रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं। ऑब्वियसली कोई पर्सन उसके लिए चाहिए। तो बायर सेलर्स इन पर्सन फिजिकल प्लेस में एक जगह पर सारे के सारे गैदर हो जाते हैं। अब हम जनरली ऐसा सोचते हैं कि मार्केट एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर जो है बाइंग सेलिंग हो रही है, मनी यूज हो रहा है। बट सोशोलॉजिस्ट बोलते हैं नहीं, मार्केट सिर्फ एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि मार्केट एक सोशल इंस्टीट्यूशन भी है जो कि कल्चरली कंस्ट्रक्ट किया गया है, सोशली एम्बेडेड है। यहाँ पे वीकली ट्राइबल हाट वगैरह लगते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटीज आती हैं, बाइंग सेलिंग करती हैं। एल्फ्रेड गिल बोलते हैं कि धोराई मार्केट एक आदिवासी विलेज है बस्तर में, इस पर ये स्टडी कंडक्ट करते हैं। तो ये बोलते हैं कि ये जो मार्केट में उन्होंने देखा कि यहाँ पर सिर्फ इकोनॉमिक फंक्शन नहीं है, यहाँ पर हायरार्कियल इंटर ग्रुप सोशल रिलेशंस भी हैं। एक पूरा सोशल ऑर्डर बना है सोसाइटी का, उसी के अंदर सभी लोग आपस में फंक्शन करते हैं।
बहुत सारे सोशल ग्रुप्स हैं अलग अलग कास्ट क्लास के जो यहाँ इस मार्केट में आते हैं। जो रिलेशंस हैं इनके बीच में, क्वालिटी ऑफ रिलेशंस हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, है ना। गुड्स एंड सर्विसेज को यहाँ पे किया मतलब जो है सेलिंग वगैरह की जाती है, ट्रांजैक्शंस यहाँ पर होते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, एक सोशल ग्रुप, एक पूरा सोशल ऑर्डर उनको इस मार्केट में देखने को मिला था। हमने पढ़ा इस मार्केट के बारे में, तो जो भी और फीचर्स आपने इसमें पढ़े हैं या डिस्कस करें वो भी आप अपने आंसर में इंक्लूड कर दोगे, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, आपका आंसर भी कंप्लीट हो गया, कुछ पॉइंट्स भी आपने डाल दिए, है ना। लिखने की प्रैक्टिस करो, ये बात याद रखना। सिर्फ यहाँ से देख के समझ के अगर आप सोच रहे हो कि आप लिख लोगे एग्जाम में, नहीं हो पाएगा। आपको वर्ड्स ही याद नहीं आ पाएंगे कि क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं। तो उसके लिए प्रैक्टिस जो है वो घर पे करते रहना। फाइन, ओके। सो हियर इज अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। हाउ द वीकली मार्केट्स चेंज्ड देयर नेचर ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इन इंडिया। इंडिया में जब कॉलोनियल रूल चल रहा था तो वीकली मार्केट्स ने अपना नेचर कैसे चेंज किया। तो जो वीकली मार्केट्स हुआ करते थे वो रूरल ट्राइबल एरियाज का रेगुलर फीचर थे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लगा करते थे। ये मार्केट्स धीरे धीरे करके और आसपास के रीजन से और इवन नेशनल इकोनॉमी के साथ में लिंक्ड अप हो जाते हैं। ब्रिटिशर्स जो रिच फॉरेस्ट रिसोर्सेज वगैरह हैं इनको एक्सप्लॉइट करना चाहते थे, जो मिनरल वेल्थ है उसको एक्सप्लॉइट करना चाहते थे। तो इनने क्या कर दिया, रोड्स बना दी गांव से शहरों तक के लिए, ताकि ये इजीली वहां पर जा सकें और फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह को ले सकें। इससे हुआ ये कि जो एक इकोनॉमिक या सोशल सेटअप था वीकली मार्केट्स का वो भी चेंज हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अब क्योंकि रोड्स वगैरह बन गई थी तो वो इस तरह के मार्केट्स में जाते थे बाइंग सेलिंग करने के लिए। जैसे मान लो अब ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर मान लो कहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं दिल्ली में, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। और ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर कोई एक बहुत ही रिच फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। अब कोई रास्ता वास्ता नहीं है तो ब्रिटिशर कैसे जाएं, तो ब्रिटिशर ने बोला चलो रोड बना देते हैं। तो ब्रिटिशर ने क्या किया, रोड कंस्ट्रक्शन कर दिया, आपस में इधर उधर से सारे रोड्स को जोड़ दिया। मान लो वेस्ट बंगाल में यहाँ पर एक वीकली मार्केट लगता है, जिस मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे कॉमोडिटीज, प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल सारा कुछ मिलता है। आप यहाँ पर रहते हो, पहले आप नहीं जा पाते थे क्योंकि रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्टेड नहीं थी। अब रोड वगैरह सब कुछ बन गई तो आप ना सीधे यहाँ से इन रोड्स के थ्रू जाते हो और इन वीकली मार्केट्स को भी एक्सेस कर लेते हो। तो कहीं ना कहीं इन मार्केट्स में अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने लग गए, तो ऑब्वियस है कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, प्रोड्यूस बढ़ जाएगा, मार्केट स्टेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। तो इस तरीके से एक पिक्चर जो है वो ये वीकली मार्केट्स वगैरह की चेंज होती है ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। इसी के साथ में with new linkages these markets became the hub of all economic activities and social interaction। ये जो markets हैं ये एक hub बन जाते हैं economic activities और social interactions का। variety of goods हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ट्राइबल लोगों को काम भी मिल जाता है आसपास की प्लांटेशन एरियाज में, तो मार्केट ईजी प्लेस हो जाते हैं ट्राइबल लेबर्स के लिए। कॉलोनियल रूल कहीं ना कहीं स्मॉल ट्राइबल इकोनॉमीज को पूरी तरह से चेंज कर देते हैं, हालांकि इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं कि ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स वगैरह जो हैं आउटसाइड से वो लोकल एरिया में आ जाते हैं और वहाँ पर आकर बाइंग सेलिंग करने लग जाते हैं। बट द थिंग इज कि कहीं ना कहीं बेनिफिट भी था, कहीं ना कहीं थोड़े से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी थे, राइट। तो ये हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हमने देखा था ना कि आपके नॉर्थ ईस्ट में कोई ऐसा कोई जगह थी जहाँ पर ट्राइबल्स आते थे और वो बाइंग सेलिंग करते थे, लेकिन फिर ब्रिटिशर के आने से वहाँ पर और भी लोग आने लग गए उस मार्केट के अंदर। हमने ये पढ़ा हुआ है हमारे चैप्टर में, है ना। आई होप सो याद आ रहा होगा कुछ आपको। फाइन, सो दैट इज अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 5 and I hope so this is also clear to you. Now we have next question, that is question number 6. Highlight the role of colonialism in emergence of new business communities with the help of any one example. किसी एक एग्जाम्पल को यूज़ करके हमको यहाँ पर ये बताना है कि जो कॉलोनियलिज्म था उसका क्या रोल था नई बिजनेस कम्युनिटीज़ को इमर्ज होने में। मतलब नई नई बिजनेस कम्युनिटीज़ आ रही थी तो इसमें कॉलोनियलिज्म या जो ब्रिटिशर्स थे उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल था, किसी एक आध एग्जाम्पल को देके यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देखो, so colonialism in India brought number of changes in economy and its society, and India became a well-known handloom hub to a source of raw materials and agricultural products. अब कॉलोनियलिज्म इंडिया में स्टार्ट होता है, नए नए चेंजेस होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं इकोनॉमी में, सोसाइटी में। इंडिया एक हैंडलूम हब बन जाता है जहाँ पर बहुत सारे मतलब रॉ मटेरियल्स आपको मिलेंगे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। और आपको पता होगा कि इंडिया से जो रॉ मटेरियल वगैरह हैं वो सारे एक्सपोर्ट करके वहाँ पर ले जाए जाते थे। पहले इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हुआ करती थी, ये ब्रिटिशर्स के आने के बाद से इंडिया को सिर्फ और सिर्फ एक रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर की कंट्री बना के छोड़ दिया था।
अब होता ये है कि इसी टाइम पे जो नए नए ग्रुप्स हैं स्पेशली यूरोपियंस के, ये ट्रेड में एंटर कर जाते हैं और बिजनेस में, और कभी कभी जो है अलायंस बना लेते हैं मर्चेंट कम्युनिटीज़ के साथ में। मतलब इंडिया में जो मर्चेंट कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ में मिलकर ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ कुछ केसेस में नई नई कम्युनिटीज इमर्ज हो जाती हैं जो इस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज ले लेती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मारवाड़ीज। जो मारवाड़ी बिजनेस कम्युनिटी है इंडिया में, इन्होंने इसका एडवांटेज लिया। इन्होंने देखा कि कॉलोनियल जो कॉलोनाइजर्स हैं वो ट्रेड करना चाहते हैं, तो उनने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया। वो उनके साथ में मिल गए और कलकत्ता वगैरह जो सिटीज़ हैं वहाँ पर सेटल्ड हो गए और कंट्री में फिर ट्रेड करने लगे, मनी लैंडिंग करने लगे। तो इस तरीके से मारवाड़ी कम्युनिटी जो है वो डेवलप हुई या ग्रो हुई। फाइन। तो ऐसे ही कॉलोनाइजर्स के आने की वजह से हमारे ट्रेड एंड डेवलपमेंट में इस तरह के मेजर चेंजेस हमको देखने को मिले। फाइन, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप सो क्वेश्चंस क्लियर हैं, है ना, और आंसर भी। आपको सिर्फ एक जनरल आइडिया यहाँ से लेना है, पॉइंट्स क्या क्या लिखने हैं आंसर में ये आपको पता होना चाहिए, और फिर उसके बाद में आंसर खुद से आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। सो क्वेश्चन नंबर 7, डू यू अग्री दैट ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल हैव benefited from the liberalization policy in India? Justify your answer with example. क्या आपको ऐसा लगता है कि इंडिया में जितने भी सेक्शंस ऑफ पीपल हैं सबको लिबरलाइजेशन की पॉलिसी से बेनिफिट हुआ है? तो आपने जो भी आंसर देना है येस और नो, उसको आपको जस्टिफाई करना होगा एग्जाम्पल देते हुए। हमने इस तरह के क्वेश्चन अभी पहले भी डिस्कस किए। देखो, बेसिकली लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? रिलैक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड या कॉमर्स पर गवर्नमेंट जो भी रूल्स रेगुलेशंस लगाती है उन सबको या तो कम करना या पूरी तरह से हटा देना। लेकिन ऐसा कहना गलत होगा कि जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी है उसने हर एक सेक्शन को इंडिया में बेनिफिट किया, क्योंकि कुछ कुछ सेक्शंस को तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह है, आईटी कंपनीज हैं, इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज़ के थ्रू। लेकिन जो हमारे एग्रेरियन सेक्टर्स थे या वो सेक्टर्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, ऑयल सीड्स, इन सब में ट्रेड कर रहे थे, इनको बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि ये फॉरेन प्रोड्यूस के सामने compete नहीं कर पाए। फार्मर जो थे स्पेशली, उनको वो फेल हो गए, क्योंकि अब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है, सब्सिडी वगैरह या तो पूरी तरह से हटानी पड़ी, सपोर्ट प्राइजेस भी नहीं देने पड़े, क्योंकि अगर गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइजेस देती तो ये एक तरीके का गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता। तो लिबरलाइजेशन में बोले ये सारा का सारा सब हटा दो। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा डू यू अग्री, तो सबसे पहले तो आपने बताया कि लिबरलाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखा। इंट्रोडक्शन में आपने लिबरलाइजेशन के बारे में बताया कि लिबरलाइजेशन जो है वो क्या होता है। ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। आफ्टर दिस यू हैव टू ईदर अग्री और डिसअग्री। क्वेश्चन था डू यू अग्री, तो आप लिखोगे आई पार्शियली अग्री विद दिस स्टेटमेंट, है ना। आई partially agree with this statement that liberalization has benefited all the sections of people in India. क्यों हम partially agree क्यों कर रहे हैं? partially agree का मतलब हम थोड़ा बहुत agree करते हैं लेकिन पूरा agree नहीं करते। हम partially agree इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि सभी sections को benefit नहीं मिला, not all sections benefited, कुछ ही सेक्शंस को बेनिफिट मिला। तो हम बताएंगे कि जैसे जो हमारे सॉफ्टवेयर वगैरह, आईटी कंपनीज वगैरह थी, इनको बेनिफिट मिल गया क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिल गई, कंपटीशन मिल गया, वाइड मार्केट मिल गया, सारा कुछ। लेकिन वहीं जो हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स थे, हमारे फार्मर्स थे, हमारे ऑयल सीड्स प्रोडक्शन हुआ करता था, इन सबको उतना मार्केट नहीं मिला। जैसे ऑटोमोबाइल्स की बात हम करें, इंडिया के बनाए हुए ऑटोमोबाइल्स आप में से कितने लोग यूज करते हैं, है ना? बहुत कम शायद, या मतलब हम लोग जनरली उन ऑटोमोबाइल्स पर जाना चाहते हैं, या फिर ऐसे सोच लो कि आप कार ही हो गई, मोबाइल फोन हो गया, एसेसरीज हो गई, हम जनरली बाहर की कंट्रीज की चीजों को ज्यादा प्रेफर करते हैं। आज आप जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, आप खुद ही सोचो कि वो कौन सी कंट्री ने उसको डेवलप किया हुआ है ना? और आपके यहाँ पर जो कार है वो कौन सी कंट्री ने उसको बनाई हुई है ना? यही आप सोच लो, तो आपको दिखेगा कि हम ज्यादातर फॉरेन प्रोड्यूस को यूज करते हैं। तो इस तरीके से इन लोगों को बेनिफिट नहीं हुआ। बेसिकली हो क्या रहा था ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के बाद में, कि जैसे ये इंडिया है, अभी मैंने आपको ये चीज थोड़ी देर पहले बताई थी कि बहुत सारी फॉरेन कंपनीज इंडिया में आ रही थी और इंडिया की कंपनीज फॉरेन में जा रही थी।
है ना। तो यहाँ पर कुछ को बेनिफिट हो गया, कुछ को नुकसान हो गया, तो इसीलिए पूरा तो एग्री नहीं करते हैं, लेकिन पार्शियली हम इस एक बात से एग्री करते हैं। हमने हमारे स्टेटमेंट को जस्टिफाई भी कर दिया, हमने एग्जाम्पल भी दे दिया। और कोई पॉइंट्स आपको इसमें रेलिवेंट लगता है तो आप वो भी अपने आंसर में इंक्लूड कर देंगे। फाइन, सो आई होप सो दिस मच इज ऑल्सो क्लियर टू यू। 7 क्वेश्चन हमने फाइनली शॉर्ट के भी कर लिए हैं एंड आपको क्वेश्चन आंसर सारा कुछ समझ में आ रहा है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं आपको ये बार बार बता रही हूँ कि यहाँ से सिर्फ एक जनरल आइडिया आपको मिलने वाला है, ठीक है। आपको क्या एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ से आंसर देखो और फिर उसको अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो। कहीं कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं पता, तो आप सिंपल सा एक काम करो, आप क्या करो कि आप उसके लिए मेरे वीडियोस देख लो। अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक क्लिक करोगे पूरा प्लेलिस्ट वगैरह सब कुछ ओपन हो जाएगा। तो जो भी टॉपिक जो भी आपको पढ़ना है, चैप्टर से रिलेटेड पूरा चैप्टर पढ़ना है, वन शॉट रिवीजन करना है, एनसीईआरटी सोल्यूशन करना है, क्लिक करो वीडियो पे, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई पेमेंट नहीं लेंगे हम लोग, फ्री में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये एक चीज़ जो है आप कर सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, what are the main arguments made for and against Delhi 2000 for and against liberalization? बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2012 दिल्ली एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है दिल्ली 2012। बट द क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन आर्ग्यूमेंट्स मेड फॉर एंड अगेंस्ट लिबरलाइजेशन, एक्सप्लेन, ठीक है। हमको जो क्वेश्चन हमारा है मेन, ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत हो ना। क्वेश्चन ये है व्हाट आर द मेन आर्ग्यूमेंट्स मेड फॉर एंड अगेंस्ट लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के लिए कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स थे जो फेवर करते थे और जो उसके अगेंस्ट में थे। तो लिबरलाइजेशन बता दिया। अब बताया कि जो प्राइमरी पॉलिसी थी ग्लोबलाइजेशन के पीछे, वो लिबरलाइजेशन ही थी। हमको थोड़ा मतलब ग्लोबलाइजेशन तो लाना ही था, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ में लिबरलाइजेशन भी हमको चाहिए था। हम चाहते थे कि हमारी इकोनॉमी फ्री इकोनॉमी रहे, है ना, और साथ ही साथ में जहाँ पर प्राइवेट भी हो, पब्लिक प्लेयर्स भी हों, सारे के सारे रहें। गवर्नमेंट का कंट्रोल कम से कम हो, चाहे कैपिटल, लेबर, ट्रेड, किसी भी चीज़ में हो। टैरिफ हो गया, इंपोर्ट ड्यूटीज़ हो गया, ये सारी चीज़ों को हमको रिड्यूस करना है ताकि फॉरेन कंपनीज जो हैं वो इंडिया में आ सकें, इंडिया की कंपनीज जो हैं वो फॉरेन में जा सकें। तो ये जो सभी चेंजेस थे, इन्हीं को मार्केटाइजेशन बोला गया, जिसमें मार्केट का यूज़ करते थे मार्केट बेस्ड प्रोसेसेस के लिए, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। तो लिबरलाइजेशन से अगर हम बोलें कि क्या चीज़ें फेवर में थी, तो ये था कि लिबरलाइजेशन को लाना हमारे लिए इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ करते थे। हम बहुत ज़्यादा, हमारे पास में मार्केट नहीं हुआ था अपने जो भी प्रोड्यूस हो उसको सेल आउट वगैरह करने के लिए। पहले के समय में तो एक्सपोर्ट के ऊपर कहीं ना कहीं से जो है इम्पोर्ट्स पर भी बैन लगाया जाता था कि बाहर से आपको प्रोडक्ट नहीं मंगाना है, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आप इंडिया में ही उसको प्रोड्यूस करो, है ना। तो इंपोर्ट के ऊपर भी बैन किया जाता था कि इंपोर्ट नहीं करोगे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करो। जो चीज़ आपको लग रही है कि हमारे यहाँ पर अवेलेबल नहीं है बाहर की कंट्री में, तो उसको अपनी कंट्री में खुद से बना लो। तो बोले अगर ऐसे काम चलता रहेगा तो इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। तो फिर हमने एलपीजी की पॉलिसी अडॉप्ट कर ली। एलपीजी में जो हमारा लिबरलाइजेशन था उसका काम यही था कि हमको हमारी इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट पब्लिक दोनों का प्रमोशन करना है। ऐसा नहीं हो कि गवर्नमेंट हर एक चीज़ को रेगुलेट कर रही है ना। गवर्नमेंट ही सभी कैपिटल को रेगुलेट कर रही है, लेबर को रेगुलेट कर रही है, टैरिफ लगा रही है, टैक्स लगा रही है, ये सब नहीं। ईजिली जो है वो कॉम्पिटिशन हो सके। और साथ ही साथ में इसी को हमने पॉलिसी ऑफ मार्केटाइजेशन कहा, जहाँ पे मार्केट बेस्ड प्रोसेसेस और ये सारी चीज़ें होती थी। इस पूरे प्रोसेस में हमको गवर्नमेंट या का किसी भी तरीके से जो इकोनॉमिक कंट्रोल है उसको रिमूव या रिलैक्स करना था, प्राइवेटाइजेशन करना था, और साथ ही साथ में इकोनॉमिक कंट्रोल को भी जो है थोड़ा सा रिलैक्स करना था। तो ऐसा माना जाता था कि ये जो मार्केटाइजेशन है ये इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है दैन गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्री। तो ये चीज़ें हमको देखने को भी मिली। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई आफ्टर एलपीजी, लेकिन कहीं कहीं पर हमको इसके डीमेरिट्स भी देखने को मिले। डीमेरिट्स हमको वहाँ पर देखने को मिले जहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इंडियन फार्मर्स या इंडियन प्रोडक्ट्स कम्पीट नहीं कर पाए। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स वहाँ पर कम्पीट ही नहीं कर पाए। तो ऐसे में फिर क्या एक चीज़ हमको करनी पड़ी कि वहाँ थोड़ा सा कहीं ना कहीं आगे चल के फिर हमने इसको रेगुलेट भी किया हालांकि, लेकिन ये इसके डीमेरिट्स थे लिबरलाइजेशन के। तो फॉर एंड अगेंस्ट दोनों ही पॉइंट्स आपको इसमें लिखने हैं, ठीक है। नाउ यू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9।
व्हाट इज अ सोशियोलॉजिस्ट व्यू ऑन मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशियोलॉजिस्ट का क्या कहना है मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन पे, है ना। मतलब सोशियोलॉजिस्ट बोलते हैं ना कि मार्केट एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, मार्केट सिर्फ एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो क्या कहना था, तो देखो, सोशियोलॉजिस्ट सी मार्केट्स एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन दैट आर कंडक्टेड इन कल्चरली स्पेसिफिक वेज। सोशियोलॉजिस्ट बोलते थे कि सुनो, जो मार्केट है वो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये कहीं ना कहीं कल्चर हमको इनके अंदर देखने को मिलता है। जैसे मार्केट कंट्रोल होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, जिसमें बहुत सारे सोशल ग्रुप्स होते हैं, कास्ट होती हैं, मर्चेंट कम्युनिटीज़ होती हैं, बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं एक इंस्टीट्यूशन का दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ में। तो इस एक आइडिया को जो है उन्होंने ऐसे एक्सप्रेस करा कि इकोनॉमीज आर सोशली एम्बेडेड। हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं सोसाइटी से ही जुड़ी हुई है। आप जो भी बाइंग सेलिंग करोगे तो वही चीज़ बाइंग सेलिंग होगी ना जो सोसाइटी में खरीदी जाती है, जो लोग प्रेफर करते हैं, जो उनकी वे ऑफ लाइफ है, जो हमारा कल्चर है। तो इस तरीके से उन्होंने उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया था। जो वीकली मार्केट्स वगैरह लगते हैं, है ना, जैसे धोराई विलेज का बस्तर डिस्ट्रिक्ट में जो मार्केट लगता है छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे ट्राइबल नॉन ट्राइबल सब आपस में साथ में आते हैं और बाइंग सेलिंग करते हैं आइटम्स की, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर देना, क्योंकि ये हम बार बार कर चुके हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, लेकिन जस्ट एक शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया कि आपको वही सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करनी है। तो क्वेश्चन वेरी शॉर्ट कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ में हमारा लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ये दिल्ली 2019 में पूछा गया था। फाइन, देखो क्वेश्चन क्या है। एक्सप्लेन कॉमोडिफिकेशन एज अ फीचर ऑफ कैपिटलिज्म। कॉमोडिफिकेशन को कैपिटलिज्म के फीचर की तरह एक्सप्लेन करो, ठीक है। अब देखो, जो ग्रोथ है कैपिटलिज्म का वो कैसे हुआ, वर्ल्ड में कैसे हुआ, तो एक्सटेंशन हुआ मार्केट्स का अलग अलग जगहों पर, अलग अलग लाइफ के स्फीयर्स में, जो शायद पहले कभी सोचे ही नहीं जाते थे। कैपिटलिज्म आने के बाद में हमने वो सारी चीज़ें मार्केट के अंदर देखी जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। वो सारे प्रोडक्ट्स, वो सारी सर्विसेज, सब कुछ जो है आने लग गया। कॉमोडिफिकेशन ऑकर्स व्हेन थिंग्स दैट वर अर्लियर नॉट ट्रेडेड इन द मार्केट बिकम्स कॉमोडिटीज। कॉमोडिफिकेशन तब स्टार्ट होता है जब ऐसी चीज़ें मार्केट में ट्रेड करने लग जाती हैं जो पहले जिनमें कभी ट्रेड नहीं किया गया हो, मतलब जिनको कभी बाइंग सेलिंग नहीं हुई हो, उन चीज़ों को भी जब बाइंग सेलिंग करने लग जाते हैं, इसको कॉमोडिफिकेशन बोलते हैं। जैसे पहले के समय में आपने सुना होगा ह्यूमंस को कॉमोडिटी की तरह समझा जाता था, ह्यूमंस को बाइंग सेलिंग किया जाता था स्लेव्स की तरह। आपने सुना होगा ये चीज़, हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे कभी तो, कि जैसे मान लो इंडिया है, अब इंडिया को कॉलोनी बना लिया ब्रिटिशर्स ने अपनी, और ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी अफ्रीका भी है। अब अफ्रीका में हमको करना है इंडिगो प्लांटेशन, लेकिन लेबर नहीं है, तो क्या करते थे ब्रिटिशर्स, इंडिया से ले जाते थे कहाँ पर, अफ्रीका में, ठीक है, और वहां पर फिर लेबर की बाइंग सेलिंग होती थी। और सिर्फ यही नहीं, अमेरिका वगैरह में भी स्लेव सिस्टम चला जाता था, अपना स्लेव बना लिया जाता था कि तुम हमारे गुलाम हो, हमेशा जो हम बोलेंगे वैसे ही करोगे, है ना। तो ये बाइंग सेलिंग जो है ह्यूमंस की होने लग जाती थी। इसे कॉमोडिफिकेशन बोला जाता है कि जिस चीज में कभी बाइंग सेलिंग नहीं हुई, उस चीज को भी जब आप मार्केट में ले आते हो तो उसको कॉमोडिफिकेशन बोलते हैं। आज ये चीजें नहीं है, आज जो लेबर है, स्किल्स हैं, उन चीज़ों में बाइंग सेलिंग होती है। ह्यूमन ऑर्गन्स जो हैं वो भी कमोडिटी आज के समय में हालांकि बन चुके हैं। ह्यूमन ऑर्गन जैसे हम देखते हैं कि मान लो किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट होना है तो उसके हार्ट की भी एक कीमत होती है जिसको बाइंग सेलिंग किया जाता है। वाटर प्लास्टिक बॉटल्स में सोल्ड किया जाता है। मैरिजेस आर अरेंज्ड बाय प्रोफेशनल मैरिज ब्यूरोज, है ना, और सारे मैनर्स, एटिकेट्स एक्सेट्रा ये सब कुछ सिखाए जाते हैं फैमिली में बाय प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों का अब कॉमोडिफिकेशन हो चुका है। तो जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या कॉमोडिफिकेशन, मतलब कॉमोडिफिकेशन कैपिटलिज्म का एक फीचर है, तो ये सच है कि कैपिटलिज्म का एक फीचर ही है कॉमोडिफिकेशन, जहां पर हर एक चीज़ जो है कैपिटलिस्ट कर रहा है। कैपिटलिस्ट कौन होता है? जो सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को अपने हाथ में रख लेता है और फिर जो भी सारा प्रॉफिट आता है वो उसका होता है और अपने लेबर वगैरह को थोड़े बहुत वेजेस दे देता है। वो कैपिटलिस्ट होता है जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बनाना चाहता है। तो जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बनाना चाहता है वो कमोडिटी के तौर पर किसी भी चीज़ को बेच सकता है। जैसे मैंने आपको ये पहले भी शायद बताया है, नहीं बताया तो फिर से सुन लो। कार्ल मार्क्स ऐसा बोलते थे कि जो कैपिटलिस्ट है वो हमको इतना, मतलब जैसे अब मान लो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि प्राइवेट लोग आ रहे हैं और जो प्राइवेट पर्सन होता है वो आपको सर्विसेज देता है तो महंगी बहुत देता है। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मान लो अब एक समय ऐसा आ जाता है कि जो वेजिटेबल्स हैं
वो मॉल्स के अंदर मिलने लग जाएंगे। जो कार्ट पे आपको अभी बाहर वेजिटेबल मिल जाते हैं वो नहीं मिलेंगे। अब अगर आपको वेजिटेबल परचेस करना है तो आपको मॉल जाना पड़ेगा। आप मॉल में जाओगे, वेजिटेबल परचेस करोगे तो ऑब्वियस है कि वो महंगा होगा, है ना। क्वालिटी तो अच्छी होगी, साथ साथ में महंगा बहुत होगा, है ना, क्योंकि वहाँ पर पूरा उसको एक अच्छे से एनवायरनमेंट के अंदर उसको रखा गया है। साथ ही साथ में आपको टैक्स वगैरह सब कुछ देना पड़ेगा। तो मान लो एक एग्जांपल ले लो कि आज आप जो वेजिटेबल 20 रुपीज़ पर केजी खरीदते हो वो आपको 100 रुपीज़ पर केजी खरीदना पड़ेगा। अब लेबर है, लेबर को मान लो एक दिन में 300 रुपीज़ मिलते हैं। इस 300 रुपीज़ में से वो 100 रुपीज़ का वेजिटेबल लेकर आ जाता है, जिसमें वो कम से कम कुछ नहीं तो 5-6 सब्जियां लेकर आ ही जाता है, जो उसके घर में चल जाती हैं, खाने पीने का सामान ले आता है। अब वेज उसका 300 ही है ना, और आप उसको 100 रुपीज़ का एक वेजिटेबल दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसकी पूरी सैलरी खाने पीने में ही निकल जा रही है, और इवन वो पेट भर के खा भी नहीं पा रहा है। तो अब इतनी महंगाई को देखते हुए लोगों ने कहा हमको ऐसी लाइफ जीना ही नहीं है, हम सुसाइड कर लेंगे। तो कार्ल मार्क्स ऐसा बोलते थे कि तुम सुसाइड करने जाओगे ना तो यही कैपिटलिस्ट जो 100 रुपए में तुमको सब्जी बेच रहा है, ये तुम्हें सुसाइड करने की रस्सी भी बेचेगा, क्योंकि उसे प्रॉफिट कमाने से मतलब है, उसे किसी चीज से मतलब नहीं है। वो तुमको सुसाइड करने के लिए रस्सी भी बेच देगा, बोलेगा ये रोप है, ये रोप भी खरीद लो, क्वालिटी बहुत अच्छी है इस रोप की। क्लियर। तो ऐसा होता है कैपिटलिस्ट, जो सब कुछ खरीद लेगा। तो कैपिटलिज्म कहीं ना कहीं कॉमोडिफिकेशन कर रहा है, जिन चीजों को कभी खरीदा बेचा नहीं जाता है वो सारी चीजें भी अब हो रही हैं। पानी है, वाटर, अब अर्थ पे 75% वाटर ही वाटर है, हाँ पी नहीं सकते पूरा का पूरा, लेकिन उसको भी सोल्ड किया जाता है प्लास्टिक बॉटल्स में भर के, है ना, 10 रुपए में, 20 रुपए में, 40 रुपए में, और फिर उसमें अलग अलग ब्रांड आते हैं। पानी की क्वालिटी अलग अलग क्वालिटी, मिनरल वाटर, ये वाटर, फलाना वाटर, सब, है ना। तो ये कॉमोडिफिकेशन हुआ है, ठीक है। तो ये सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करो। ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो शॉर्ट में, ये लॉन्ग में भी पूछे जा सकते हैं, है ना, एग्जाम वगैरह में आपके, तो इसीलिए इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जहां पर हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2 में। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक आप इन क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पर करे, हमने 16 वेरी शॉर्ट एंड 10 शॉर्ट क्वेश्चंस को आंसर किया है। तो आई होप सो कि आपको क्वेश्चंस भी समझ में आ गए, आंसर भी समझ में आ गए, एक पैटर्न जो हमको फॉलो करना था आपको वो भी क्लियर हो गया है बिना किसी दिक्कत परेशानी के। कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लोगे। इसी के साथ साथ में आपको अब अच्छे से चैप्टर वगैरह को पढ़ना है, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई अपनी करते जाओ, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। बाकी फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। और जाते जाते एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हो। सो एज यू ऑल नो, डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। साथ ही साथ जो मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है वो भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com, जो बहुत ईजिली गूगल पर एक्सेसिबल है। इसे जैसे गूगल पर एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको हमारे टॉपर्स भी मिलेंगे, हमारे टॉप कोर्सेज भी मिलेंगे, हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी विद बेस्ट टीचर्स। तो जो भी क्लास, कोर्स, सब्जेक्ट, चैप्टर, लेक्चर, टॉपिक आपको पढ़ना है, जस्ट क्लिक ऑन इट, क्लिक ऑन वॉच नाउ, और वीडियो आपके सामने हो जाएगा ओपन। एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में सारी चीजें मिल जाएंगी बिना किसी दिक्कत परेशानी के। तो जो भी क्लास, कोर्स, सब्जेक्ट, चैप्टर, लेक्चर आपको पढ़ना है, आराम से पढ़ो बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। हम 2 लेक्चर्स के बाद में आपको कोई कूपन नहीं बेचेंगे, सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ, ताकि वो भी इस 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन का बेनिफिट ले सके। साथ ही साथ आप मैग्नेट ब्रेन्स को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी पर फॉलो कर सकते हो। और मैग्नेट ब्रेन्स के नोट्स, बुक्स एंड ई बुक्स का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देरी किस बात की है, जल्दी से करो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।